दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सी रोहित गर्ग। दोस्तों असेसमेंट रीअसेसमेंट के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर 100 लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो केसेस 50 लाख रुपए से नीचे हैं उनके अंदर हम टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी कैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर आप वीडियो बनाएंगे, तो मैंने आज उसी विषय के ऊपर वीडियो बनाई है। दोस्तों सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जो केसेस 3 साल के बाद खोले जाएंगे उनके अंदर जो एस्केप्ड इनकम है वह 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15, 15, 16 के केसेस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद खोले गए थे या उसके बाद भी रीअसेसमेंट के जो केसेस खोले गए थे, वहाँ अक्सर केसों में यह देखने में आया कि डिपार्टमेंट ने प्रिमा फेसाई आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर देखी और आपको क्लॉज बी यानी कि 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू कर दिया और आपने डिपार्टमेंट को रिप्लाई सबमिट किया कि मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर प्रीमियम फेसाई तो लग रही है, लेकिन अगर आप उसके अंदर मेरे फैक्ट को कंसिडर करेंगे तो मेरी इनकम 50 लाख रुपए से नीचे रह जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल डिस्कस करता हूं कि आपने एक कैपिटल एसेट बेची 1 करोड़ रुपए की और आपने उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, या आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, उसमें 80 लाख रुपए का बैंक लोन है। इसी तरीके से आपके बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन तो 1 करोड़ की है, लेकिन वो आपकी बिजनेस इनकम है जो 8 से 10 लाख 15 लाख रुपए बैठेगी अगर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट ने आपके रिप्लाई के बावजूद भी 99% केसेस में ऐसे असेसमेंट्स को ओपन कर लिया। अब डिपार्टमेंट ने हमारा असेसमेंट ओपन कर लिया, अब हम क्या करें? अब हो सकता है कि आपकी 10, 20, 30 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम हो, तो अगर हम देखें कि तो हमारी इनकम टैक्सेबल 50 लाख रुपए से नीचे है, यानी कि हमने जो कर चोरी करी है, जो एस्केप्ड इनकम है मेरी, वो 50 लाख रुपए से नीचे है, तो क्या मैं उस 30 लाख के ऊपर टैक्स जमा करूं, या जो मेरी 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए की इनकम है उस पर मैं टैक्स जमा करूं? दोस्तों उसके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट है वो आप देखिए कि लगभग 100% तक आ जाएगा टैक्स और पेनल्टी का अमाउंट। तो यानी कि अगर आपका 10 लाख रुपए की भी इनकम डिपार्टमेंट एस्केप्ड इनकम की तरह टैक्स करता है, तो आपका जो टैक्स है वो 10 लाख रुपए ही बैठ जाएगा। अब उसको कैसे बचाया जाए, तो उसको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को, असेसीज को देखा है कि वो ऐसे केसेस में जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहाँ टैक्स जमा करा दे रहे हैं, या उनके खिलाफ अगर ऑर्डर आ गया है तो वो टैक्स जमा करा दे रहे हैं, अपील में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी गलतियाँ मेरे प्रोफेशनल ब्रदर्स और बहुत सारे असेसीज कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस 50 लाख रुपए की टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट को कैसे बचाया जाए। देखो उसके अंदर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ होती है, जहाँ पे बहुत सारे असेसीज हाई कोर्ट गए, तो वहाँ पे एक रिट फाइल करने का यहाँ पे एक तरीका हो सकता है कि आप हाई कोर्ट के अंदर जाएं और हाई कोर्ट में आप प्रीमियम फेसाई अपने केस को प्रेजेंट करें कि असेसिंग ऑफिसर ने मेरे रिप्लाई को कंसिडर ही नहीं किया। अगर वो मेरे रिप्लाई को प्रॉपरली कंसिडर करता तो जो मेरी एस्केप्ड इनकम है वो 50 लाख रुपए से नीचे है। तो बहुत सारे हाई कोर्ट ने असेसीज को वहाँ पर रिलीफ दिया है, कई हाई कोर्ट ने उस प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया है, और कई जगह कई केसेस में हाई कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर को केस को दोबारा सुनने के लिए, फर्दर हेयरिंग के लिए डायरेक्ट किया है और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए कहा है। लेकिन हाई कोर्ट जाना एक कॉस्टली अफेयर है और हाई कोर्ट में जो जीतने के चांसेस हैं वो 50-50 रहते हैं। तो आज की वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि हम असेसमेंट में कैसे करें, और अगर हमारा ऑर्डर आ चुका है, हम अपील में जा रहे हैं, तो हम उसमें कैसे करें। दोस्तों अब हम पहले देखेंगे जिनके अभी फ्रेश केसेस खुले हैं वो क्या करें। देखिए आपके जिनके केसेस फ्रेश खुले हैं, जिनको सेक्शन 148A क्लॉज डी का नोटिस दे दिया गया है और 148 का नोटिस दे दिया गया है, उनको वहाँ पे कहा जाएगा कि आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और सपोज आपकी एस्केप्ड इनकम 10 लाख रुपए आती है, तो आप अगर 10 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों वो भी लाखों में जाएगा, और उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अगर 13-14 का केसेस है 10 सालों का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो लगभग दुगना इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि लगभग 20 महीने का टैक्स वहाँ पे लगेगा। तो अब हम क्या करें? तो दोस्तों हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हम अपनी रिटर्न तो फाइल करेंगे, हम रिटर्न प्रॉपरली फाइल करेंगे, जितनी मेरी एस्केप्ड इनकम है, जो इनकम मेरी छूट गई थी वहाँ हम शो करेंगे, लेकिन हम वहाँ पर उसके अंदर रिटर्न के साथ कोई भी टैक्स जमा नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे इस तरह से हमारी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी, इसको भी मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों जब आप ये रिटर्न फाइल कर देंगे और उसके बाद जब आपका असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि आपको वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करना है कि जो मेरा असेसमेंट है
वो गलत खोला गया है। यानी कि मैंने अपनी रिटर्न दाखिल की है और उसके अंदर जो मेरी इनकम बन रही है वो सो एंड सो बन रही है जो 50 लाख रुपए से नीचे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा केस ड्रॉप कर दिया जाए, और मैंने इसीलिए अपनी जो मेरी टैक्सेबल इनकम आ रही है उस पर जो टैक्स बनता है यहाँ पे उसको पे नहीं किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप असेसमेंट के अंदर फर्स्ट इंस्टेंस पे ही ऑब्जेक्शन रेज करें कि मेरा असेसमेंट गलत खोला गया है, और आप असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करें, जो फेसलेस असेसिंग ऑफिसर है इसको हम फाओ कहते हैं, कि जो जाओ था यानी कि जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर था उसने मेरे ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली डील नहीं किया। और अब इस केसेस में बहुत जगह फाओ ये कहता है कि जाओ ने आपका जो था वो ऑब्जेक्शन डिस्पोज किया, आप यहाँ पे रेज नहीं कर सकते। दोस्तों मेरे केस में और हाई कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा कि ये एक जुडिशनल ऑब्जेक्शन है, क्योंकि 50 लाख की कंडीशन जो है जुडिशनल कंडीशन है, और जुडिशनल कंडीशन का ऑब्जेक्शन असेसी किसी भी स्टेज ऑफ असेसमेंट में, प्रोसीडिंग में, यानी कि आपका अपील में मैटर है, आप कहीं भी रेज कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, कभी भी। तो आप यहाँ पे पहले अपने फाओ से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो मेरा जो ऑब्जेक्शन है जुडिक्शन को लेके 50 लाख के ऊपर, उसको पहले आप डिस्पोज करें और केस की हेयरिंग फर्दर आप उसके बाद करें। दोस्तों जैसा हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि इन केसेस में, ज़्यादातर केसेस में वो लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपए इनकम डिक्लेयर की है और वो उससे सेटिस्फाइड हैं तो वो 10 लाख रुपए पे टैक्स की डिमांड कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम यहाँ पे बैठ जाएंगे या उस पर टैक्स जमा कर देंगे, क्योंकि इसके बाद फिर पेनल्टी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट होगी। मेरे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं अपील के लिए जहाँ पे लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल करी, उन्होंने कहा ठीक है मैंने रिटर्न फाइल नहीं की थी, मेरी 10 लाख रुपए की टैक्स चोरी थी, उन्होंने 10 लाख रुपए पे टैक्स जमा करवा दिया, वो 5-5, 7-7 लाख रुपए टैक्स बन रहा है। अब असेसिंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट भी कर ले रहा है, लेकिन साथ में पेनल्टी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर केवल मेरा टैक्स और इंटरेस्ट लेके जो मैंने जमा कर दिया था रिटर्न के अंदर गलती से, जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, उसके बावजूद भी पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में अगर आपके खिलाफ असेसमेंट ऑर्डर आ गया है, आप इसी बेसिस पे इसको भी एक बेसिस बनाएं और तुरंत अपील के अंदर इस चीज़ को लिखें, और जहाँ पे जब आप स्टे की एप्लीकेशन फाइल करें तो स्टे की एप्लीकेशन में ये ग्राउंड बनाएं कि जो मेरा टैक्स है वो बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने मेरा केस ही गलत खोला था। यहाँ पे मेरे प्रोफेशनल ब्रदर बहुत ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो 50 लाख रुपए की कंडीशन थी ये तो केस खोलने की थी, तो अगर केस खुलने के बाद मेरा इनकम 50 लाख रुपए से नीचे रह जाती है तो केस खोलने की कंडीशन। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर लॉ ने कोई कंडीशन लगाई है और किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वो जुडिशनल कंडीशन मीट आउट नहीं हो रही है, तो एज पर लॉ तो उसको उसी टाइम उस प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर्स को, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस है, उनको उतनी लिबर्टी डिपार्टमेंट ने नहीं दी हुई है, तो वो लोग ऐसे केसेस में आपका असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं और आपकी इनकम 50 लाख रुपए से नीचे होने के बावजूद भी इस पर इंटरेस्ट और टैक्स की कैलकुलेशन करके आपकी डिमांड निकाल देते हैं और साथ में पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी इस विषय में और कोई फर्दर क्वेरी है आप अपनी क्वेरी मेरे से रेज कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।